Hello students, today we will solve NCERT questions of chapter Triangles। तो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑलरेडी मैंने आपको दे रखी है, आप उसमें से सारे जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं ट्राइंगल्स के वो देख सकते हैं। अब हम ट्राइंगल्स के जो NCERT के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो देखो इनके आंसर साथ में लिखे हैं। वैसे भी ये क्वेश्चंस कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले नहीं हैं जो एक्सरसाइज 6.1 में है। मेनली सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज में से ही पेपर आएगा एज़ पर न्यू सिलेबस, ठीक है, जो नई CBSE की बुक लॉन्च हुई है उसके अकॉर्डिंगली। जो पहली बुक थी उसमें तो एरिया कंसेप्ट भी था और पाइथागोरस भी थी, तो अभी वो सब डिलीटेड है, सिर्फ एक सिमिलैरिटी है और BPT के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऑल सर्कल्स आर डैश कॉन्ग्रेंट या सिमिलर, आंसर इज सिमिलर। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ठीक है। सिमिलर और कॉन्ग्रेंट में क्या फ़र्क है वो ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। सिमिलर का मतलब है, एक बार अगर मैं फिर आपको बता दूं, सिमिलर का मतलब है सेम शेप, साइज मैटर नहीं करता, साइज सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। कॉन्ग्रेंट का मतलब है सेम साइज एंड सेम शेप, के शेप भी सेम होगी, साइज भी सेम होगा, दैट इज कॉल्ड अ कॉन्ग्रेंट। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर है, सबकी शेप एक जैसी है, सभी में एंगल 60 डिग्री बनेगा। अच्छा, अब दो पॉलीगन्स हैं, उनकी सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं और अगर वो सिमिलर हैं तो क्या होगा, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब कि साइड्स की रेशियो सेम आएगी। प्रोपोर्शनल का मतलब साइड्स की रेशियो सेम आएगी, ठीक है। द नेक्स्ट, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो सिमिलर फिगर्स कौन कौन सी हो सकती हैं? ऑल सर्कल्स, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। सेकेंड एग्जांपल, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। थर्ड एग्जांपल, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। बस दो पूछी, हमने तीन बता दी। नॉन सिमिलर में क्या आएगा? सर्कल एंड स्क्वायर, दीज आर नॉन सिमिलर। फर्स्ट हो गया ये फर्स्ट एग्जांपल होगी। सेकंड एग्जांपल, रेक्टेंगल एंड ट्रेपीजियम, ठीक है, बिल्कुल ही जो इससे अलग नज़र आए, रेक्टेंगल एंड ट्रेपीजियम, ये नॉन सिमिलर फिगर्स हैं। और बता सकते हो लाइक स्क्वायर एंड ट्राइंगल, ये भी नॉन सिमिलर है। तो दो पूछी, हमने तीन बता दी, ठीक है जी। बस ये थी एक्सरसाइज 1। और जैसा मैंने पहले ही बोला है कि एक्सरसाइज 1 में से कुछ खास क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, और खुद ही सोच सकते हो इसमें क्या खास क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जब दो पॉलीगन्स, लाइक पॉलीगन मतलब क्लोज्ड फिगर्स, जो आपस में सिमिलर हैं तो उनमें एंगल्स का रिलेशन क्या होगा, एंगल्स विल बी इक्वल और साइड्स की रेशियो सेम आएगी, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, very important theorem, that is called a BPT, basic proportionality theorem, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, साइड स्प्लिटर थ्योरम भी बोलते हैं और इंटरसेप्ट थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसकी स्टेटमेंट है जो आपने लर्न करनी है। कई बार पेपर में सिर्फ 1 मार्क में स्टेटमेंट पूछी जाती है, या 5 मार्क्स में पूरा क्वेश्चन ऐसे बोलेंगे, स्टेट एंड प्रूव BPT, ठीक है, स्टेट एंड प्रूव BPT ऐसे पूछ लेंगे। तो स्टेट का मतलब ये स्टेटमेंट, और प्रूफ अब जो हम करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है, अगर एक लाइन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ट्राइंगल, एक लाइन ट्राइंगल की एक साइड के साथ पैरेलल है, बाकी दो साइड्स को इंटरसेक्ट करती है, तो वो जो दो साइड्स को इंटरसेक्ट करेगी उन दोनों की रेशियो सेम आ जाएगी, ठीक है। ये ऐसा प्रूव करने के लिए बोला जाएगा। तो डायग्राम इसका ऐसे बनेगा, यहाँ पे ये हमारे पास ट्राइंगल लाइक दिस, ठीक है, और इसके बीच में ये है साइड, दिस इज लाइन DE, लेट अस से, एंड दिस DE इज पैरेलल विथ BC, इसके साथ पैरेलल है, ठीक है, ये दो साइड्स पैरेलल है। फिर इसमें कंस्ट्रक्शन होनी है, तो हम कंस्ट्रक्शन एक बार में कर देते हैं। यहाँ पे B को E से ज्वाइन करना है लाइक दिस, इसको डॉटेड में कर देंगे अभी,
डी को सी से ज्वाइन करना है लाइक दिस, फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ई से, ये रहा परपेंडिकुलर फ्रॉम ई, इसी तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है डी से, ये रहा परपेंडिकुलर फ्रॉम डी। ये जो हमने कंस्ट्रक्शन की है ऑफ कोर्स ये डॉटेड में करेंगे, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। आप भी कर लीजिए कंस्ट्रक्शन डॉटेड में लाइक दिस, और ये हमने परपेंडिकुलर्स बनाए यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। ये हो गया डी एम, ये हो गया ई एन, लेट अस सी। सो इसमें सबसे पहले तो आएगा गिवन। अच्छा, जो थ्योरम्स होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, उनके प्रूफ्स फिक्स्ड होते हैं, तो आपको एज इट इज़ इनको रट लेना है, यू कैन से, ठीक है। थ्योरम जो है वो क्रैमिंग है, क्रैमिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड भी करेंगे, साथ के साथ इनके जो प्रूफ्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे बने हैं उनको याद भी रखेंगे। तो गिवन क्या है इसमें, डी ई पैरेलल विद बी सी, और टू प्रूव हमें करना है कि जहाँ पे ये कट हुआ ए डी ओवर डी बी इज इक्वल्स टू ए ई ओवर ई सी, ये हमारा टू प्रूव रहेगा, ठीक है। ए डी ओवर डी बी, ए डी ओवर डी बी इज इक्वल्स टू ए ई ओवर ई सी, और फिर हमने इसमें करी है कंस्ट्रक्शन जॉइन बी ई सी डी, then draw DM perpendicular AC, EN perpendicular AB. Now come to proof. देखो हम इसमें ट्राइंगल ये वाला सेलेक्ट करेंगे, ऊपर वाला ADE, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है जी। मैं आपको बता देता हूँ इसमें हमने करना क्या है। ये हमने ट्राइंगल सेलेक्ट किया ADE, और हमने ये वाला परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया इसको कंसीडर किया, ठीक है। तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस, 90 बना हुआ है ना यहाँ पे, परपेंडिकुलर और बेस में हमेशा 90 बनता है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाइट इज़ EN, बेस इज़ 80। सो इन ट्राइंगल ADE base is AD and height is EN, therefore area ADE is equals to half into AD into EN, ठीक है। इसको अब मैं यहाँ से हटाने लगा हूँ। अब हमने ट्राइंगल सेलेक्ट करना है ये वाला BDE। तो BDE ट्राइंगल देखो कुछ ऐसे बना हुआ है, समथिंग लाइक दिस, BDE। अच्छा, ये इसमें बेस है, ये बेस है। अब E से परपेंडिकुलर इसके अंदर कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि वो टेढ़ा आएगा, परपेंडिकुलर टेढ़ा नहीं होता, परपेंडिकुलर तो बिल्कुल 90 डिग्री पे होता है बेस के साथ, ठीक है ना। तो E से इसके अंदर ऐसे परपेंडिकुलर नहीं आ सकता, तो फिर हम ट्राइंगल का परपेंडिकुलर कैसे बनाएंगे, ऐसे तो है नहीं भी ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर ही नहीं होगा। तो जिन ट्राइंगल्स का परपेंडिकुलर, जैसे मान लो आपको सीधा करके अगर दिखाऊं, मानो ऐसे है, ये ट्राइंगल है PQR, इसको अगर मैं थोड़ा और ऐसे टिल्ट कर दूं, ठीक है, इस तरह से ये ट्राइंगल बन गया PQR। अगर मैं कहूँ R से PQ के ऊपर परपेंडिकुलर बनाओ, तो आप अंदर वाली साइड पे तो कभी भी नहीं बना सकते। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अब ये कंसेप्ट है, जिसको नहीं पता वो समझ लीजिए, जिसको पता है, जिसमें 9th में अच्छे से इसके बारे में पढ़ा हुआ है उसको याद होगा, नहीं पढ़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, भूल गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं दोबारा से बता रहा हूँ, इसको सुन लीजिए। उस केस में हम बेस को एक्सटेंड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटेंडेड बेस, और यहाँ से फिर ऐसे ट्राइंगल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। लेट से ये परपेंडिकुलर है RM, तो RM इज़ द परपेंडिकुलर, और ये हो गया एक्सटेंडेड बेस। लेकिन जब वैल्यू पुट करनी है तो वही पुट करनी है जो ओरिजिनल बेस था। ये नहीं कि आप कह दो कि इसका बेस MQ है, MQ इज़ नॉट अ बेस, MQ तो एक्सटेंडेड बेस है। ओरिजिनल बेस ट्राइंगल का PQ है और PQ ही रहेगा, RM इज़ द परपेंडिकुलर, ठीक है। ये होता है कंसेप्ट। अब इस केस में देखो
ई से अंदर परपेंडिकुलर नहीं आ सकता, हमने इसको थोड़ा एक्सटेंड किया तो ई से यहाँ पे परपेंडिकुलर आ गया, और ये परपेंडिकुलर हमने ऑलरेडी बना रखा है, ये वाला ई एन, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। सो हम कौन सा ट्राइंगल सेलेक्ट करेंगे अब? इन ट्राइंगल बी डी ई, बेस इज बी डी, height is En, therefore area BDE is equals to half into base into height। ठीक है, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। अब हम इन दोनों एरियाज को आपस में करेंगे डिवाइड। सो एरिया ADE डिवाइड बाय एरिया BDE, that is equals to half into AD into EN over half into BD into EN। EN ने EN को कट किया, हाफ ने हाफ को कट किया, सो बाकी बचा एरिया ADE ओवर एरिया BDE इज इक्वल्स टू AD ओवर BD। ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब इसी तरह से फिर दोबारा हम ADE को सिलेक्ट करते हैं इन ट्राइंगल ADE, फिर दोबारा से। अब देखो ट्राइंगल ADE हमने फिर सिलेक्ट किया, इस बार हमने जो हाइट है वो इधर से लेट करी, ये वाली M, ठीक है, हाइट ये वाली लेट की। DM is the height and this AE is the base. Base is AE, height is equals to DM, H is equals to DM. So what is area of ADE? Half into base into height। और दूसरा ट्राइंगल अब सिलेक्ट होगा यहाँ से, ये वाला CDE, इन ट्राइंगल CDE। अब देखो CDE कैसे बना हुआ है, समथिंग लाइक दिस, C यहाँ पे D यहाँ पे E। अब D से अंदर वाली साइड हाइट नहीं आ सकती, तो हमने क्या किया, इसके बेस को एक्सटेंड किया और ये हाइट बनाई, और ये बनी हुई है DM। तो बेस इसका CE रहेगा या EC रहेगा, लेकिन हाइट क्या मानी जाएगी? DM। तो बेस इज EC एंड हाइट इज इक्वल्स टू DM। तो अगर हम इसका एरिया फाइंड आउट करें, एरिया CDE हाफ इंटू EC इंटू DM। ये ना ये तरीका होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखने का। AR लिख के ब्रैकेट के अंदर ट्राइंगल का नाम लिख दो, इसका मतलब है वी आर गोइंग टू राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसका नाम ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम इन दोनों एरियाज को डिवाइड करेंगे, एरिया ADE ओवर एरिया CDE विच इज इक्वल्स टू हाफ इंटू AE इंटू DM ओवर हाफ इंटू EC इंटू DM। DM कट गया, हाफ कट गया, सो यू विल गेट एरिया ADE ओवर एरिया CDE इज इक्वल्स टू AE ओवर EC। ये सेकंड इक्वेशन। अब आप देखो अगर फर्स्ट और सेकंड कंपेयर हो जाए तो हमारा टू प्रूव हो जाएगा, है ना। AD ओवर BD और AE ओवर EC आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों को कंपेयर करने के लिए दोनों की लेफ़्ट साइड का इक्वल होना ज़रूरी है। अब दोनों की लेफ़्ट साइड पे नज़र मारो, यहाँ पे लिखा है ADE, यहाँ पे ADE, नीचे BDE, यहाँ पे CDE। यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई कि BDE और CDE का एरिया इक्वल करना पड़ेगा। अब बड़े डायग्राम में से मैं सिर्फ इतना पार्ट यहाँ पे ड्रॉ करने लगा हूँ। ये था हमारे पास BC और ये था DE, ठीक है। ऐसे था ना, ऊपर से ABC, ऊपर वाली लाइन हटा दी, ठीक है। और ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। अब आपको एक चीज़
नोटिस करनी है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर दो ट्राइंगल्स बनेंगे, उनका एक पैरेलल साइड में एक साइड अगर कॉमन बेस बन गई तो उन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो मैंने सी को डी से ज्वाइन किया और यहाँ से ऐसे, तो ये ट्राइंगल बना सी डी ई। और इसी तरह से मैंने ई को बी से ज्वाइन किया और यहाँ से, तो ये ट्राइंगल बना बी डी ई। ठीक है, एक देखो ये बन गया ये वाला इस तरह से, और दूसरा ये बन गया इधर से। अब दोनों में देखो कॉमन क्या आया, ये जो डी ई वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ये लाइन कॉमन आ गई दोनों में, तो दोनों का एक तरह से बेस कॉमन आ गया। बेस का मतलब है कोई एक साइड पैरेलल लाइन के ऊपर, या नीचे वाली पैरेलल लाइन या ऊपर वाली पैरेलल लाइन के ऊपर, है ना, पैरेलल लाइन के ऊपर दोनों ट्राइंगल की एक साइड कॉमन बन जाए। तो यहाँ पे डी ई कॉमन बन गया। किसी टाइम पे 9th क्लास में ये चैप्टर होता था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स का। ठीक है, उसमें हम ये कंसेप्ट बहुत पढ़ते थे कि टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर हैविंग सेम एरिया। तो ये दो ट्राइंगल्स ऐसी हैं जो बिल्कुल दो पैरेलल लाइंस के बीच में बनी है, ऐसे दोनों के बीच में बनी है, और दोनों का बेस भी कोइंसाइड कर गया, सेम लाइन के ऊपर ही एक दूसरे के ऊपर आ गया। तो इसका मतलब इन दोनों का एरिया सेम होगा। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे लिखेंगे कि इन ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल सी डी ई। अच्छा, अब ये नहीं कहना कि पहले तो बेस हमने और कोई लिया था, बी डी और ई सी लिया था, वो अलग बेस थे। ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं, आप किसी को भी बेस बना सकते हो। कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट बेस देयर विल बी 3 एल्टीट्यूड्स। ठीक है, सबको पता है। जैसे ये मान लो कोई भी ट्राइंगल है पी क्यू आर, अगर हमने क्यू आर को बेस बनाया तो ये परपेंडिकुलर हो गया पी एम। अगर हम पी आर को बेस बनाएं तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो बेस के हिसाब से परपेंडिकुलर बदल जाता है, उसमें क्या बात है, तीन साइड्स हैं, किसी को भी बेस बना सकते हैं। सो इन ट्राइंगल बी डी ई सी डी ई बेस इज इक्वल्स टू, हमने क्या रखा था, डी ई, एंड पैरेलल लाइंस डी ई एंड बी सी। सो देयरफॉर एरिया बी डी ई will be equals to area CDE। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि triangles on same base and between same parallel lines are having equal एरियाज। ठीक है, तो इन दोनों का एरिया इक्वल है। तो अब देखो, आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है ये इक्वल हो गई, तो इसको मैंने मान लो थर्ड इक्वेशन बोल दिया। अब फर्स्ट सेकंड और थर्ड इन तीनों को क्लब कर दो, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग दोनों की LHS में न्यूमरेटर सेम है, थर्ड के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर भी सेम हो गया। तो मतलब फर्स्ट और सेकंड की जो पूरी LHS है इसकी और इसकी, वो सेम हो गई। तो LHS को कट कर देगी, बाकी बची RHS, मतलब ये AD किसके, AD ओवर DB किसके इक्वल आ जाएगा, AE ओवर EC के। सो फ्रॉम 1 2 and 3 we can say AD over DB is equals to AE over EC and hence proved। ठीक है, तो ये BPT का प्रूफ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने अच्छे से पढ़ लेना है। एक बार रिवाइंड कीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, और थ्योरम्स जो हैं मैंने पहले ही बोला है वो थोड़ा सा रट्टे वाली होती हैं, आपको इसमें क्रैमिंग भी करनी पड़ती है ताकि वो स्टेप्स आपको याद रहें, और एज इट इज़ वो वाले स्टेप्स आपने पेपर में लिखने होते हैं। ठीक है जी, अब इसके बाद इसका कन्वर्स आ जाता है। वैसे कन्वर्स के बारे में हम पहले भी बोल चुके हैं। अच्छा, BPT में एक चीज़ और यहाँ पे नोट कर लेते हैं, नोट कि जो रेशियो है हम 4 तरीके से बना सकते हैं। तो मैं एक बार यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये ट्राइंगल हो गया, इसके बीच में ये लाइन है जो थर्ड साइड के साथ पैरेलल है, ABC, दिस लाइन इज DE एंड DE इज पैरेलल विद BC। ठीक है, तो DE इज पैरेलल विद BC। देयरफॉर आप रेशियो बनाने के आपके पास 4 तरीके हैं। कौन से वाले? पहला,
आप लिख सकते हो AD ओवर DB इज इक्वल्स टू AE ओवर EC। ये बिल्कुल सही वाला मेथड जो एग्जैक्ट BPT के अकॉर्डिंग है, ठीक है। BPT के अकॉर्डिंग यही रेशियो बनती है। बाकी जो 3 रेशियोज हम बनाएंगे वो मैनिपुलेटेड रेशियोज हैं कि हम वो वाली रेशियोज को ऑब्टेन कर सकते हैं, कुछ प्लस करके कुछ माइनस करके ऑन बोथ साइड्स। माइनस तो नहीं करेंगे, प्लस करेंगे ऑफ कोर्स। लेकिन वो जो रेशियोज हैं हम डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं जब हमें कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा। डिपेंड करता है कि हमें कैसे पैटर्न की रेशियो चाहिए। हमारे पास 4 पैटर्न्स बनेंगे। जैसे पैटर्न की रेशियो हम अपने क्वेश्चन में टू प्रूफ पे नज़र मारेंगे, हमें जैसा टू प्रूफ चाहिए होगा हम वैसी रेशियो लिख लेंगे, ठीक है। ये BPT है जो एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द BPT बनती है, रेशियो है जो अकॉर्डिंग टू द BPT बनेगी। अब इस रेशियो को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। आप ऐसे कह सकते हो कि रेशियो को ऊपर से शुरू करने की बजाय नीचे से कर लो, BD ओवर DA। तो इसमें भी ऐसे करोगे, CE ओवर EA, BD ओवर DA इज इक्वल्स टू CE ओवर EA। कुछ नहीं किया, दोनों रेशियोज को ऐसे उल्टा दिया, ठीक है। नीचे वाली टर्म्स ऊपर चली गई, ऊपर वाली टर्म्स नीचे आ गई, बस। थर्ड, आप ऐसे भी कर सकते हो, AD ओवर AB, AE ओवर AC, कि पहले एक छोटा पार्ट लिया फिर बड़ी लेंथ ली, और दूसरी साइड से भी एक छोटा पार्ट एक बड़ी लेंथ, ऐसे भी कर सकते हो। यू कैन से AD ओवर AB इज इक्वल्स टू AE ओवर AC। और चौथा तरीका क्या है, यही जो काम आपने किया आप इसको नीचे से भी शुरू कर सकते हो, BD ओवर BA, CE ओवर CA, BD ओवर BA इज इक्वल्स टू CE ओवर CA, ठीक है। आई होप आपको ये चारों मेथड्स समझ में आ गए हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आपको एक लाइन पैरेलल दी जाएगी किसी और साइड के साथ, तो आप पैरेलल लाइन के पॉइंट्स के को यूज़ करके, है ना, इन पॉइंट्स को यूज़ करके रेशियो बना सकते हो, इस साइड की और इस साइड की। रेशियो बनाने के लिए आपके पास 4 मेथड्स हैं, मतलब 4 तरीके हैं। उन चारों में से कौन से वाला यूज़ करना है वो डिपेंड करेगा कि हमें जो टू प्रूफ गिवन है वो कैसा गिवन है। ये तो हो गई BPT। उसके बाद एक कन्वर्स है जिसका हम प्रूफ नहीं करेंगे, बट इसका मेथड ज़रूर समझ लेंगे कि कन्वर्स ऑफ BPT, जिसको हम बोलते हैं CBPT, ये क्या कहना चाहता है। कन्वर्स के अकॉर्डिंग ऐसे है कि मान लो ये एक ट्राइंगल आपको गिवन है और बीच में ये एक लाइन है, ठीक है। लाइन इज कटिंग दी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल एट पॉइंट D एंड E, और ये ट्राइंगल है ABC। सो इफ़ अगर रेशियो सेम है, इफ़ AD ओवर DB इज इक्वल्स टू AE ओवर EC, अगर रेशियो सेम है देन यू कैन से लाइन इज पैरेलल विद द थर्ड साइड। अगर रेशियो सेम है तो लाइन थर्ड साइड के साथ पैरेलल है, अगर रेशियो सेम नहीं है तो लाइन पैरेलल नहीं होगी। एंड यू कैन से दिस कॉन्सेप्ट बाय कन्वर्स ऑफ BPT। तो BPT कहती है कि अगर लाइन पैरेलल है यू कैन से रेशियो विल बी इक्वल, और कन्वर्स ऑफ BPT कहती है कि इफ़ रेशियो इज इक्वल देन लाइन विल बी पैरेलल, ठीक है ना। वाइस वर्सा हो गया ना, कि इफ़ लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड देन द रेशियो ऑफ द टू साइड्स विल बी इक्वल। इफ़ रेशियो ऑफ टू साइड्स विल बी इक्वल देन लाइन विल बी पैरेलल, ठीक है। उल्टा हो गया कि अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो सेम है, अगर रेशियो सेम है तो लाइन पैरेलल है। अब तो बहुत बार बोल दिया मैंने, याद हो जाना चाहिए। BPT को एक बार लिख के देख लीजिए, रिटर्न में एक बार प्रैक्टिस करिए इसकी, 1-2 बार लिखेंगे आपको प्रोसीजर याद हो जाएगा सारा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट टाइम हम इसकी सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जिसमें BPT का कंसेप्ट यूज़ होगा। टिल देन आप BPT की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए।